नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रेचप तैयप अर्दोआन के बारे में। तुर्की के राष्ट्रपति हैं और 10 साल पहले इनको हटाने के लिए तख्तापलट करने के लिए सैन्य से लेकर के पूरे लोग जो है वो सड़क पर आ गए थे। सड़कों पर चलते टैंकर और गोलियों की आवाजें, सरकारी इमारतें के बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते लड़ाकू विमान, संसद पर हमला और यह सब कुछ टेलीविजन पर लाइव चल रहा था। 3 सैन्य तख्तापलट और 2 अन्य सैन्य हस्तक्षेप झेल चुका तुर्की 15 जुलाई 2016 की रात अभूतपूर्व थी तुर्की के लिए। इससे पहले कभी तुर्की की संसद पर हमला नहीं हुआ था। इस्तांबुल के फोस्फोरस ब्रिज ने भी इतना खून खराबा पहले कभी नहीं देखा था। इस पुल को अब आधिकारिक रूप से 15 जुलाई शहीद पुल कहा जाता है। राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन की अपील पर आम नागरिक तख्तापलट की कोशिश का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। अज्ञात जगह से एक मोबाइल ऐप के जरिए टीवी पर लाइव बातचीत करते हुए अर्दोआन ने अपने समर्थकों से उस रात सड़कों पर निकलने की अपील की थी। देश भर की मस्जिदों ने भी अपने लाउडस्पीकर के माध्यम से उनका संदेश लोगों तक पहुंचाया। सुबह तक तख्तापलट की कोशिशें जो है वो नाकाम हो चुकी थी। इस घटना में कुल 253 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 184 लोग घायल हुए थे। वहीं कथित तौर पर साजिश में शामिल 34 लोगों की भी जान गई। तख्तापलट की यह कोशिश केवल कुछ घंटों तक चली, लेकिन इसके प्रभाव बहुत दूरगामी रहे। पिछले 10 वर्षों में इस घटना ने तुर्की की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। इससे देश के भीतर सत्ता का संतुलन बदला और विदेशों के साथ उसके संबंधों की दिशा भी नए सिरे से तय हुई। सरकार ने तख्तापलट की कोशिश के पीछे अमेरिका में रहने वाले इस्लामी धर्मगुरु फैतुल्लाह गुलेन के नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि गुलेन ने 2024 में अपनी मृत्यु तक इस घटना में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। तख्तापलट की कोशिश के कुछ दिनों बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। यह 2018 तक लागू रहा और इस दौरान इसे 7 बार बढ़ाया गया। इस अवधि में अधिकारियों ने आधुनिक तुर्की के इतिहास के सबसे बड़े शुद्धिकरण अभियानों में से एक चलाया। एक समय राष्ट्रपति एर्दोआन के करीबी सहयोगी रहे फैतुल्लाह गुलेन के धार्मिक आंदोलन का दशकों तक तुर्की की सरकारी संस्थाओं और नौकरशाही में प्रभाव रहा। तख्तापलट की कोशिश के बाद हजारों सैनिक के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और जनरल भी शामिल थे। इसके अलावा जजों, सरकारी वकीलों, पुलिस अधिकारियों, शिक्षाविदों और सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, नौकरी से निकाला गया था, निलंबित कर दिया गया था। गुलेन नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में सैकड़ों निजी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए। कई विश्वविद्यालयों को भी बंद कर दिया गया। आलोचकों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल तख्तापलट के संदिग्ध साजिशकर्ताओं और गुलेन समर्थकों तक सीमित नहीं रही। उनके अनुसार सरकार ने असहमति रखने वाले अन्य लोगों को भी निशाना बनाया। विपक्षी नेताओं का दावा है कि इस शुद्धिकरण अभियान के बाद समय के साथ दूसरे धार्मिक समूहों का सरकारी संस्थाओं में प्रभाव बढ़ गया। हालांकि सरकारी अधिकारी इन आरोपों को खारिज करते रहे। तख्तापलट की कोशिश का सबसे बड़ा राजनीतिक असर यह रहा कि राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन की शक्ति और मजबूत हो गई। 2017 में मतदाताओं ने मामूली अंतर से संवैधानिक बदलावों को मंजूरी दी। इसके तहत संसदीय व्यवस्था की जगह शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू की गई। ये बदलाव अगले साल लागू हुए और प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति के अधिकारों का विस्तार किया गया। इस व्यवस्था के समर्थकों का कहना है कि इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ी, फैसले लेने की प्रक्रिया तेज हुई और शासन अधिक प्रभावी बना। वहीं आलोचकों का मानना है कि इससे राष्ट्रपति के हाथों में बहुत ज्यादा शक्ति केंद्रित हो गई। उनका कहना है कि सत्ता का बड़ा हिस्सा एक ही व्यक्ति के आसपास सिमट गई। अमेरिका स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति प्रणाली लागू होने के बाद सांसदों की नीतियां बनाने और उन्हें प्रभावी करने की क्षमता काफी कमजोर हो गई। अपने ताजा तुर्की संबंधी रिपोर्ट में संगठन ने कहा वह अक्सर उन मंत्रालयों और स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं जो उनकी इच्छा के विपरीत जाते हैं। इस्तांबुल विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर दोगान चैतिनकाया भी इस आकलन से सहमत है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति प्रणाली में मनमाना और अस्पष्ट संस्थागत ढांचा दिखाई देता है। तुर्की की सरकार को मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के मुद्दों पर कई वर्षों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।
लेकिन तख्तापलट की कोशिश और उसके बाद चलाए गए शुद्धिकरण अभियान के बाद ये चिंताएं और बढ़ गई। गुलेन आंदोलन से संबंध होने के आरोप में हजारों जजों और सरकारी वकीलों को उनके पदों से हटाया गया था। इसके बाद मानवाधिकार संगठनों और यूरोपीय संस्थाओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई। इस्तांबुल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दोगान चेतिन काया कहते हैं कि 15 जुलाई के बाद तुर्की की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की कई संस्थाएं कमजोर हो गई और उन्होंने अपनी स्वायत्तता खो दी। उनके अनुसार न्यायपालिका और संसद प्रभावशाली सत्ता केंद्रों के रूप में अपनी भूमिका निभाना बंद कर चुकी है। इसके बाद से सार्वजनिक प्रदर्शनों का आयोजन करना लगातार मुश्किल होता गया। अधिकारी अक्सर सभाओं और विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाते हैं और भारी सुरक्षा बल तैनात करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता में भी गिरावट आई। मीडिया संस्थानों पर सरकार का प्रभाव बढ़ा और कई प्रमुख पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में तुर्की 180 देशों में 163वें स्थान पर रहा। यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी विवाद का विषय बनी हुई है। हाल ही में राष्ट्रपति का अपमान करने के आरोप में एक लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन को गिरफ्तार कर लिया गया। वह उन पत्रकारों, राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों की लंबी सूची में शामिल हो गए जिनके खिलाफ जांच चल रही है। अमेरिका स्थित संगठन फ्रीडम हाउस का कहना है, पिछले एक दशक में तुर्की में तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ी है। संवैधानिक बदलावों, राजनीतिक विरोधियों, स्वतंत्र पत्रकारों और नागरिक समाज के सदस्यों को जेल भेजने जैसे कदमों के जरिए सत्ता को और अधिक केंद्रीकृत किया गया है। मार्च 2025 में इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोगलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भविष्य के राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोआन के सबसे मजबूत संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा था। उनके अलावा नगर प्रशासन के कई अन्य अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है। इमामोगलू और उनके सहयोगियों ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। मई 2026 में एक अदालत के आदेश ने इमामोगलू की पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल सीएचपी है, के नेतृत्व पर प्रभाव डाला। इस आदेश के बाद पार्टी प्रमुख की जगह एक पूर्व नेता को नियुक्त कर दिया गया। विपक्ष ने इसे न्यायिक तख्तापलट बताया। हालांकि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट के आरोपों को खारिज करती रही है। सरकार का कहना है कि तख्तापलट की कोशिश और उसके बाद चलाए गए शुद्धिकरण अभियानों के बाद किए गए बदलावों के कारण राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई है। सरकार के अनुसार इन कदमों के जरिए उन लोगों को व्यवस्था से हटाया गया जिन्हें वह राज्य के लिए खतरा मानती थी। इल्दिरिन व्याजीद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर नूरी सालिक कहते हैं, मेरे नजरिए में मौजूदा व्यवस्था उस अस्तित्वगत खतरे के जवाब के रूप में विकसित हुई है जिसे तख्तापलट की कोशिश ने उजागर किया था। उन्होंने कहा, मैं इसे केवल तानाशाही की ओर बढ़ने के रूप में नहीं देखता। मेरे लिए यह राज्य की आत्मरक्षा की प्रवृत्ति का विस्तार है। दशकों तक तुर्की की सेना स्वयं को मुस्तफा कमाल अतातुर्क के स्थापित धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की संरक्षक मानती रही। राजनीतिक संकट के समय वह कई बार राजनीति में हस्तक्षेप भी करती रही। 2016 में तख्तापलट की कोशिश के बाद कई संरचनात्मक सुधार किए गए। इनके जरिए सशस्त्र बलों को मजबूत नागरिक नियंत्रण के तहत लाया गया। भर्ती और कमान व्यवस्था में बदलाव किए गए। सैन्य अकादमियों और सैन्य अस्पतालों का पुनर्गठन किया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। कई सैन्य इकाइयों को शहरों के केंद्रों से दूर स्थानांतरित कर दिया गया। कई विश्लेषकों का मानना है कि इन बदलावों ने तुर्की की राजनीति में सेना के हस्तक्षेप के दौर को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। प्रोफेसर नूरी सालिक कहते हैं, सेना लंबे समय तक राजनीति पर निगरानी रखने और उसे प्रभावित करने वाले एक तंत्र के रूप में मौजूद रही है। वे कहते हैं, आधुनिक तुर्की के इतिहास में 15 जुलाई वह पहला मौका था जब लोगों ने सेना के हस्तक्षेप का सक्रिय रूप से विरोध किया था। इस लिहाज से यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका मानना है कि जब सेना तुर्की की राजनीति को प्रभावित करने की अपनी क्षमता पूरी तरह खो चुकी है, वे कहते हैं यह सबसे बड़ा बदलाव है। तख्तापलट की कोशिश के बाद तुर्की की विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इसके बाद के महीनों और वर्षों में अंकारा ने उत्तरी सीरिया में 3 बड़े सैन्य अभियान चलाए। इनका निशाना इस्लामिक स्टेट और पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट थे। तुर्की का मानना है कि वाईपीजी का संबंध कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है।
तुर्की अमेरिका और यूरोपीय संघ पीकेके को आतंकवादी संगठन मानते हैं। हाल के वर्षों के पीकेके के साथ शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिश भी हुई, हालांकि इस दिशा में ठोस प्रगति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। प्रोफेसर नूरी सालिक का कहना है कि तख्तापलट की कोशिश के बाद तुर्की की नीतियों में सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी है। वे कहते हैं राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। तुर्की ने विदेश नीति को भी अधिक विविध बनाया। नाटो का प्रमुख सदस्य बने रहने के बावजूद उसने रूस के साथ अपने संबंध मजबूत किए। रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के फैसले से तुर्की और वाशिंगटन के बीच बड़ा विवाद पैदा हो गया था। इसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए और उसे F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से बाहर कर दिया। हालांकि पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इन प्रतिबंधों को हटाएंगे। उन्होंने F-35 विमानों की बिक्री के मुद्दे पर फिर से विचार करने की इच्छा भी जताई, लेकिन ऐसे किसी भी कदम को अमेरिका कांग्रेस में काफी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उधर यूरोपीय संघ में शामिल होने की तुर्की की लंबे समय से जारी कोशिशों में बहुत कम प्रगति हुई है। यूरोपीय संघ की सदस्यता को लेकर चल रही बातचीत 2018 में लगभग ठप पड़ गई थी और इस तरह से तुर्की में सत्ता में अभी रेचेप तैयप एर्दोगान है। रेचेप तैयप एर्दोगान को हटाने के लिए 10 साल पहले जो साजिश रचा गया था और उस साजिश के बाद रेचेप तैयप एर्दोगान जो है वो उससे ज्यादा ताकतवर बनकर के उभरे और अभी तुर्की में एक तरह से डिक्टेटरशिप चल रहा है, जहां पूरा का पूरा जो पावर है वो केंद्रित हो चुका है, राष्ट्रपति के अंडर में आ चुका है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।